चलिए एक सफर पर चलते हैं, हजारों साल पीछे, उस दुनिया में जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इस सफर में हम अपने सबसे शुरुआती पूर्वजों के साथ चलेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर कैसे जीते थे, उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया और वो अपने पीछे ऐसे कौन से सुराग छोड़ गए जो आज भी इतिहासकारों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले इंसान आखिर रहते कैसे थे? क्या वो हमारी तरह ही सोचते थे? उनका एक आम दिन कैसा गुजरता होगा? इन सवालों के जवाब हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम आज जो हैं वहां तक कैसे पहुंचे। चलिए इस गुत्थी को आसान तरीके से सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी समाज को समझना हो, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों न हो, सबसे अच्छा तरीका है उनकी बुनियादी जरूरतों को देखना। और असल में सब कुछ बस 3 चीजों पर आके टिक जाता है: भोजन, आश्रय और आजीविका। जी हाँ, ये वो 3 पिलर हैं जो हमें उनकी पूरी कहानी बताते हैं। उनका खाना, क्या वो शिकार करते थे या खेती? उनका घर, क्या वो गुफाओं में रहते थे या फिर झोपड़ियों में? और उनका काम धंधा, वो अपना दिन कैसे बिताते थे? बस इन्हीं 3 सुरागों का इस्तेमाल करके हम अपने पूर्वजों की दुनिया को फिर से समझ सकते हैं। तो चलिए मकान यानी आश्रय से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी को एक नई बस्ती बसानी हो तो वो कौन सी जगह चुनेगा? हमारे पूर्वजों ने भी यही सवाल खुद से पूछा था। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या फैसला किया। जो भी सुराग हमें मिले हैं वो हमें इस उपमहाद्वीप की कुछ खास जगहों पर ले जाते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी का किनारा, जहां बहुत ही कुशल शिकारी संग्राहक रहा करते थे, या फिर सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां, जहां खेती की शुरुआत हुई। गारो हिल्स और विंध्य के इलाके भी अहम हैं, और जाहिर है सिंधु और गंगा जैसी बड़ी नदियां, जहां आगे चलकर बड़े बड़े शहर और साम्राज्य बने। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर जगह जिंदगी का तरीका अलग अलग था। नर्मदा नदी के पास रहने वाले लोग बहुत ही माहिर शिकारी और संग्राहक थे। वहीं सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में हमें लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने और जानवरों को पालने के पहले सबूत मिलते हैं। और विंध्य के उत्तर का इलाका वो जगह है जहां सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो ये शुरुआती लोग जो छोटे छोटे बिखरे हुए गांव में रहते थे, वो आखिरकार बड़े बड़े साम्राज्यों के शासक कैसे बन गए? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसकी कहानी हजारों सालों में धीरे धीरे सामने आई। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। लगभग 8000 साल पहले खेती की शुरुआत ने सब कुछ बदल दिया और पहले गांव बसे। फिर लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा जैसे बड़े और सुनियोजित शहर बसे, और आखिर में लगभग 2500 साल पहले गंगा के उपजाऊ मैदानों में मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनके राजा बहुत बड़े इलाकों पर राज करते थे। तो यहाँ कनेक्शन क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे जैसे लोगों का काम शिकार से खेती और फिर व्यापार में बदला, उनकी आमदनी बढ़ी, और इसी आर्थिक शक्ति ने मजबूत राजनीतिक लीडर्स यानी राजाओं और साम्राज्यों के लिए रास्ता बनाया। सीधी सी बात है, पैसा शक्ति को जन्म देता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक जगह बसने की नहीं है। हमारे पूर्वज लगातार सफर पर थे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और इसने इतिहासकारों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? आज के सफर के बारे में तो भूल ही जाइए। उस जमाने में सफर का मतलब था ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघना, उफनती नदियों को पार करना और मीलों लंबे रेगिस्तानों का सामना करना। ये बहुत खतरनाक था। तो ऐसी क्या वजह रही होगी जो उन्हें इतने मुश्किल सफर पर जाने के लिए मजबूर करती थी? वजहें भी उतनी ही अलग अलग थीं जितने कि वो लोग खुद। कुछ लोग तो बस जिंदा रहने के लिए सफर करते थे, जैसे बेहतर चरागाहों की तलाश में या फिर बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए। कुछ लोग मुनाफे के लिए सफर करते थे, व्यापारी जो कीमती सामान लेकर कारवां में चलते थे। कुछ ताकत के लिए, जैसे सेनाएं जो नए इलाकों को जीतने निकलती थीं। और कुछ एक मकसद के लिए, जैसे धार्मिक गुरु जो अपना संदेश दूर दूर तक फैलाते थे। और इस लगातार आने जाने का नतीजा बहुत जबरदस्त था। लोग सिर्फ खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, वो अपने साथ अपने विचार, खाना बनाने के तरीके, संगीत और कला भी ले जा रहे थे। ये एक तरह का कल्चरल मिक्सिंग पॉट था, जहां नए आइडियाज मिलते थे और पुरानी परंपराएं एक दूसरे से जुड़ती थीं, जिससे हर कोई और भी समृद्ध हो रहा था।
अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को ये सब पता कैसे चला? वो हजारों साल पुराने अतीत की तस्वीर को फिर से कैसे बनाते हैं? असल में इतिहासकार किसी जासूस से कम नहीं है। वो अतीत की छानबीन करते हैं, सुराग ढूंढते हैं और सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी बनाते हैं। चलिए उनके 3 सबसे अहम सुरागों पर एक नजर डालते हैं। पहला सुराग है पांडुलिपियां। ये हाथ से लिखी हुई किताबें थीं जिन्हें ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में मिलने वाले भोज नाम के पेड़ की एक खास छाल पर लिखा जाता था। इनमें धार्मिक मान्यताओं से लेकर राजाओं की जिंदगी और विज्ञान तक सब कुछ लिखा होता था। दूसरा सुराग है शिलालेख। ये पत्थर या धातु जैसी किसी सख्त सतह पर खोदी गई लिखावटें होती हैं। राजा अक्सर अपनी जीत और अपने आदेशों को इन पर खुदवाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो दोनों में मुख्य फर्क क्या है? जवाब है मजबूती। पांडुलिपियां जो पत्तों या छाल पर लिखी जाती थी बहुत नाजुक होती थी और आसानी से खराब हो जाती थी। लेकिन शिलालेख जो पत्थर पर खोदे गए थे वो वक्त की मार झेल गए और हमें अतीत में झांकने का एक पक्का जरिया दे गए। और हमारा आखिरी सुराग लिखी हुई चीजों से नहीं बल्कि उन चीजों से मिलता है जो पीछे छूट गई हैं। यहीं पर पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट का काम शुरू होता है। वो जमीन खोदकर हमारे पूर्वजों की दुनिया के सबूत बाहर निकालते हैं, उन चीजों को खोजते हैं जो हमें उनकी जिंदगी के बारे में बताती हैं। उन्हें जो भी मिलता है वो एक कहानी कहता है। जानवरों की हड्डियां हमें बताती हैं कि वो क्या खाते थे। पत्थर के औजार और हथियार हमें दिखाते हैं कि वो कैसे काम करते थे और कैसे लड़ते थे। इमारतों के खंडहर, टूटे हुए बर्तन और पुराने सिक्के, हर एक टुकड़ा उस पहेली का एक हिस्सा है कि वो कैसे रहते थे। इन्हें ऐतिहासिक सुरागों से हमें हमारे देश के नामों के बारे में भी पता चलता है। इंडिया नाम सिंधु नदी, जिसे इंडस भी कहते हैं, से आया है। ये नाम प्राचीन ईरानियों और यूनानियों ने दिया था। और भारत नाम ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों से आता है, जिसमें उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह का जिक्र है। मतलब देश के नाम तक की जड़ें इतिहास में। तो जैसे ही हम अपनी ये समय यात्रा खत्म कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। हम इन सभी घटनाओं की तारीखों के आगे बीसी और एडी या आजकल बीसीई और सीई लिखते हैं। ये छोटे से अक्षर हमें इस बारे में क्या बताते हैं कि हम इतिहास को कैसे नापते हैं? ये एक याद दिलाता है कि अतीत को देखने का हमारा अपना तरीका भी खुद एक कहानी कहता है।